Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about varactor diode modulator. So basically, varactor diode modulator is the direct method for generation of frequency modulated wave. Now in today's class, we are going to discuss about indirect method for generation of FM and its name is Armstrong method. तो बच्चों ये Armstrong method बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है कि एक्सप्लेन इनडायरेक्ट मेथड फॉर जनरेशन ऑफ एफएम, और डायरेक्टली भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन Armstrong मेथड फॉर जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव. सो लेट्स स्टार्ट. अब डिस्कस करते हैं कि Armstrong मेथड बेसिकली है क्या. तो बच्चों हमने डायरेक्ट मेथड का यूज करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कैसे जनरेट होता है वो डिस्कस कर लिया. सो बेसिकली इन डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम LC ऑसिलेटर्स आर टू बी यूज्ड. मतलब उसमें जो ऑसिलेटर यूज होता है वो LC ऑसिलेटर होता है और उसमें हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज नहीं करते. और LC ऑसिलेटर का एक प्रॉब्लम यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है. सो LC ऑसिलेटर्स आर नॉट स्टेबल इनफ फॉर द कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट पर्पस. मतलब जो LC ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से हम उसको कम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. तो बच्चों अगर आपको याद है तो आपने आपके जो ACD का कोर्स था एनालॉग सर्किट डिजाइन, उसमें शायद आपने पढ़ा होगा कि ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है. सो अगर हम ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है. फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने ऑसिलेटर में जो LC ऑसिलेटर है तो बेसिकली LC ऑसिलेटर में इंडक्टर एंड कैपेसिटर यूज होता है. तो अगर आपने लेट से ऑसिलेटर को थोड़े लॉन्गर टाइम तक आपने यूज किया तो बट ऑब्वियस वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसमें हीट जनरेट होगी, और हीट की वजह से क्या होगा, हीट की वजह से जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसमें चेंज आ सकता है. वो चेंज माइनर होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, बट लेकिन उसमें चेंज आता है. और चेंज की वजह से क्या होगा, अगर L एंड C की वैल्यू चेंज होगी तो बट ऑब्वियस जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी. सो दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर है. पावर सप्लाई के वेरिएशन की वजह से भी ये हो सकता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से भी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है. ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर. ओके, और आपने पढ़ा होगा कि मतलब जो एक्टिव डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसके क्यू पॉइंट और उसके ऑपरेटिंग पॉइंट अगर चेंज होगा तो भी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है. तो इन शॉर्ट जो LC ऑसिलेटर है इट इज नॉट, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है और इसकी वजह से वी कैन नॉट यूज इट फॉर कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट पर्पज. ओके, सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मेथड. अगर मुझे ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करना है ऑसिलेटर, देन विच वन इज द ऑप्शन. सो ऑल्टरनेटिव मेथड इज टू यूज इनडायरेक्ट मेथड. तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करो, दैट इज कॉल्ड एज Armstrong मेथड फॉर FM जनरेशन. तो LC ऑसिलेटर का जो ये डिसएडवांटेज है तो उसके रिप्लेसमेंट में हम Armstrong मेथड यूज करें फॉर जनरेशन ऑफ FM. सो बेसिकली Armstrong मेथड आपको नाम से पता चलता है कि वो इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब हम डायरेक्टली ऑसिलेटर FM नहीं जनरेट करेगा, करेक्ट, बट इसमें हम FM को ऑब्टेन करेंगे थ्रू PM और थ्रू फेज मॉड्यूलेशन. सो इनडायरेक्ट मीन्स in this method the FM frequency modulated wave is obtained through the phase modulation. मतलब हमने देखा था, मतलब एक लेक्चर के पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि FM can be obtained from the phase modulator. तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करना है. यहाँ पे हमें फेज मॉड्यूलेशन का यूज करके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेट करना है एंड हेंस इट इज नोन एज अ इनडायरेक्ट मेथड. ओके, एंड इन दिस generation we can use crystal oscillator for the frequency stability.
ओके, फॉर अचीविंग दी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। तो उसमें ये आर्मस्ट्रांग मेथड में जो ऑसिलेटर हम यूज करेंगे वो क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा, और क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज वाइडली यूज इन द प्रैक्टिस, मतलब उसका यूजेस ज्यादा है। तो बच्चों ये आप देख सकते हो कि ये आर्मस्ट्रांग मेथड का ब्लॉक डायग्राम है, करेक्ट। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम द आर्मस्ट्रांग मेथड। तो आप देख सकते हो कि ये जो मतलब डॉटेड ब्लॉक है, ये डॉटेड पोर्शन है, दैट इज बेसिकली फेज मॉड्यूलेटर, ये फेज मॉड्यूलेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमने देखा था कंसेप्ट ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज और मॉड्यूलेटर का यूज करके एफएम जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको डायरेक्टली अप्लाई करने की जगह पे अगर आप उसको इंटीग्रेटर थ्रू पास करके अप्लाई करेंगे तो वो फेज मॉड्यूलेटर आपको एफएम वेव देगा। तो वेरी सिंपल, अगर मेरे पास फेज मॉड्यूलेटर है, वेरी सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन इट ओवर हियर। तो सपोज मेरे पास ये फेज मॉड्यूलेटर है, और अगर मुझे ये फेज मॉड्यूलेटर से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव चाहिए, एफएम वेव चाहिए, तो क्या करना है, वेरी सिंपल, instead of applying the modulating signal directly, we will apply the integrated version of the modulating signal। मतलब मैं modulating signal को, suppose मेरा modulating signal x of t है, let's say for example मेरा modulating signal x of t है, तो modulating signal को directly apply करूंगा तो वो मुझे PM देगा, लेकिन modulating signal को मैं integrator through पास करके दूंगा, मतलब बीच में इंटीग्रेटर मैं रख दूंगा, यहाँ पे ये इंटीग्रेटर है, दिस इज द बेसिकली इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर थ्रू मैं पास करके उसको दूंगा, तो मतलब मुझे वो मेरा फेज मॉड्यूलेटर है, वो मुझे एफएम देगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आर्मस्ट्रांग मेथड। तो आप देख सकते हो कि ये जो डॉटेड स्क्वायर है, ये जो ब्लॉक है वो बेसिकली फेज मॉड्यूलेटर है, और नीचे आप देख रहे हो कि ये फेज मॉड्यूलेटर को जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हम अप्लाई करें वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें, हम इंटीग्रेटर थ्रू पास करें, और इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द फेज मॉड्यूलेटर, एंड दिस फेज मॉड्यूलेटर विल गिव्स अस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, करेक्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर पासिंग दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव थ्रू द मल्टीप्लायर्स एंड मिक्सर इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, करेक्ट। सो बेसिकली ये जो पूरा जो प्रोसेस है, मतलब एफएम जनरेशन का यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा, पहला पार्ट ये हो जाएगा कि मतलब जनरेट नैरो बैंड एफएम यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर, मतलब पार्ट 1। तो हम ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पार्ट 1 दैट इज जनरेट नैरो बैंड एफएम यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर, मतलब ये पूरा फेज मॉड्यूलेटर एंड ये इंटीग्रेटर का यूज करके नैरो बैंड एफएम जनरेशन, एंड देन द जनरेटेड एफएम विल पास थ्रू द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एंड मिक्सर टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कैरियर एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, करेक्ट। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑब्टेन करने के लिए हम उसको ये ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड मिक्सर थ्रू पास करेंगे। क्लियर हो गया। तो पहला उसका जो मेजर पार्ट है वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 को अच्छे से हमें समझ लेना है कि वो कैसे नैरो बैंड एफएम जनरेट करता है। तो हम उसको मैथमेटिकली भी डिस्कस करेंगे और ग्राफिकली बाय यूज ऑफ बाय यूजिंग ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकल मेथड से भी हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मैथमेटिकल एनालिसिस देख लेते हैं, फिर बाद में ग्राफिकली हम उसको कैसे ये आर्मस्ट्रांग मेथड एफएम जनरेट करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस पार्ट 1 मैथमेटिकली। तो पार्ट 1 हमारा क्या है कि जनरेट नैरो बैंड एफएम यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर, मतलब ये जो ब्लॉक है उसको मैथमेटिकली हमें समझना है कि वो कैसे नैरो बैंड एफएम जनरेट करता है, करेक्ट। तो द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल x of t is passed through the integrator before applying to the phase modulator। हमें पता है कि हमें अगर फेज मॉड्यूलेटर का यूज करके एफएम जनरेट करना है तो हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पहले इंटीग्रेटर थ्रू पास करना पड़ेगा, एंड देन आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर विल अप्लाई टू द इनपुट ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर। तो अब हम डायरेक्टली जो नैरो बैंड एफएम जनरेट होता है
एट द आउटपुट ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S1T से. So S1T is basically the narrowband FM signal that is generated at the output of the phase modulator, and it is given mathematically as Vc1 cos 2 pi f1t plus phi1t. What is Vc1? It is the amplitude of the FM wave. F1 is the frequency of the carrier produced at the output of the crystal oscillator, and phi1t, that is the phase angle. phi1t, that is the phase angle, and phi1t is basically phase angle है. और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें बेसिकली हम एंगल ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मतलब ये हुआ कि ये फेज एंगल इज रिलेटेड टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल xt. ओके, तो वो कैसे रिलेटेड है? सो द फेज एंगल phi1t इज रिलेटेड टू xt एज फॉलो. दैट इज ये phi1t जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करता है. कैसे? सो दैट इज phi1t इज इक्वल टू 2 pi k1 इंटीग्रेशन 0 to t x of t dt. Okay, what is k1? That is the frequency sensitivity of the modulator. k1 is the frequency sensitivity of the modulator. Okay, तो phi1t क्या है? Basically that depends on modulating signal, integrated version of the modulating signal, and that is given as phi1t is equal to 2 pi k1 0 to t x of t dt. Now अगर मैं ये phi1t की जो वैल्यू है उसको मैं स्मॉल कंसिडर करूँ, लेट्स से phi1t इज वेरी वेरी स्मॉल, देन हम ये दोनों चीज लिख सकते हैं. दैट इज cos ऑफ phi1t इज इक्वल टू 1 एंड sin ऑफ phi1t इज इक्वल टू phi1t. करेक्ट? अगर phi1t की वैल्यू बहुत ही छोटी है, इज वेरी स्मॉल, देन cos phi1t कैन बी रिटन एज 1 एंड sin phi1t इज इक्वल टू phi1t. बिकॉज हमें पता है कि cos की वैल्यू 0 के नजदीक है, देन इट विल बी cos 0 इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं बहुत ही छोटी लूँ, 0 के नजदीक लिख दूँ, देन इट विल बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 1 एंड sin phi1t दैट इज अप्रोक्सीमेटली रिटन एज phi1t व्हेन phi1t इज वेरी स्मॉल. और ये एजम्पशन हम ये इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एक्सपांड करते हैं और उसमें ये दो एजम्पशन अप्लाई करते हैं. सो ये जो मेरा फॉर्मूला है S1t इज इक्वल टू Vc1 cos 2 pi f1t प्लस phi1t, इसको मैं ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. दैट इज Vc1 cos 2 pi f1t इंटू cos phi1t माइनस sin 2 pi f1t इंटू sin phi1t. cos a प्लस b, इट इज cos बेसिकली a प्लस b. इसको मैं कैसे एक्सपांड कर सकता हूँ cos a प्लस b को? दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a sin b. तो इसके मतलब ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसको एक्सपांड किया. ओके, तो हमें ये मिला Vc1 इनसाइड द ब्रैकेट cos 2 pi f1t इंटू cos phi1t माइनस sin 2 pi f1t इंटू sin phi1t. अब ये एजम्पशन अप्लाई करो ओवर हियर इन दिस इक्वेशन. तो जहां पे cos phi1t है वहां पे क्या लिख सकते हैं? 1. वहां पे 1 लिख दो, और जहां पे sin phi1t है वहां पे उसको रिप्लेस करो phi1t से. तो ये क्या बन जाएगा? S1t इज इक्वल टू Vc1 cos 2 pi f1t इंटू 1, यहाँ पे मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, माइनस sin phi1t को phi1t से रिप्लेस कर दिया इंटू sin 2 pi f1 इंटू t. करेक्ट? तो Vc1 को अंदर मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? S1t इज इक्वल टू Vc1 cos 2 pi f1t माइनस Vc1 phi1t sin 2 pi f1t. अब phi1t की वैल्यू हमें पता है, दैट इज phi1t इज इक्वल टू 2 pi k1 इंटीग्रेशन 0 टू t x ऑफ t dt. तो जहाँ पे phi1t है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दो ये इक्वेशन में. तो यहाँ पे जो phi1t है उसको रिप्लेस करो 2 pi k1 इंटीग्रेशन 0 टू t x ऑफ t dt से. तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज S1 ऑफ t इज इक्वल टू Vc1 cos 2 pi f1t माइनस 2 pi k1 इंटीग्रेशन 2 pi k1 Vc1 sin 2 pi f1t इंटीग्रेशन x of t dt, and this is nothing but it is the narrow band FM. This is the expression for narrow band FM. अगर आपको याद है FM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये नैरो बैंड FM का फॉर्मूला है. तो हमने क्या किया? फेज मॉड्यूलेशन का यूज करके यहाँ पे स्टैंडर्ड नैरो बैंड FM का फॉर्मूला डिराइव्ड किया. तो ये बेसिकली नैरो बैंड FM है.
दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ नैरो बैंड एफएम, नैरो बैंड एफएम, करेक्ट। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस होगा ये एमस्ट्रॉन्ग मेथड का। अब इसको ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बेसिकली ये जो फेज मॉड्यूलेशन है, सॉरी ये जो एमस्ट्रॉन्ग मेथड में, उसमें ये जो पार्ट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें समझना जरूरी है। मतलब कैसे फेज मॉड्यूलेटर एफएम वेव जनरेट करता है वो समझना बहुत ही जरूरी है। बाकी ये प्रोसेस तो मतलब सिंपल प्रोसेस है। ओके, तो ये पार्ट 1 जो है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो बाय यूज ऑफ graphical method let's understand how this block generate the narrow band FM wave। ओके, तो आप देख सकते हो उसको मैंने यहाँ पे मतलब बाहर निकाला है। तो ये बेसिकली आपका फेज मॉड्यूलेटर है, मैंने उसको मतलब आइसोलेट कर दिया वो मेन फिगर से उसको ओके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। वही ये पोर्शन सिर्फ हाईलाइट किया है यहाँ पे, करेक्ट। ये पोर्शन जो है उसको ही सिर्फ हाईलाइट किया है, करेक्ट। ये पोर्शन ही सिर्फ वहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, मैंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली अप्लाई किया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली अप्लाई किया है, देखो करेक्ट। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली अप्लाई विदाउट इंटीग्रेटर। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हो कि ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या है बच्चों, कैरियर सिग्नल जनरेट करना। सो इट विल जनरेट द कैरियर सिग्नल, करेक्ट। इट विल जनरेट द कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल जनरेट करेगा। ओके, और ये कैरियर सिग्नल है उसको हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, विच इज बेसिकली बैलेंस मॉड्यूलेटर। दिस इज द बेसिकली नोन एज अ बैलेंस मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर, करेक्ट। ये बैलेंस मॉड्यूलेटर है। ओके, और बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है बच्चों, वो डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करता है। अगर आपको याद आता है तो बैलेंस मॉड्यूलेटर का काम है डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को, उसको मैंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली अप्लाई किया है। ओके, और कैरियर सिग्नल 90 डिग्री फेज शिफ्टर थ्रू पास करके अप्लाई किया है। मतलब ये कैरियर सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है उसका 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन, 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर इज अप्लाइड टू दी बैलेंस मॉड्यूलेटर और प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, एंड एट दिस आउटपुट वी विल गेट द डीएसबी-एससी सिग्नल। डीएसबी-एससी मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, मतलब कैरियर सप्रेस हो जाएगा, सिर्फ हमें 2 साइड बैंड मिलेंगे। सो वी विल गेट ओनली साइड बैंड्स एट 90 डिग्री विद द कैरियर। ओके, वी विल गेट ओनली 2 साइड बैंड्स at this output of the balance modulator। okay, and again this ये 2 साइड बैंड को हम कैरियर के साथ क्या करेंगे, सम कर देंगे, उसको सम करेंगे, और सम करेंगे तो मुझे फेज मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, फेज मॉड्यूलेटेड वेव, करेक्ट। और अगर मैं ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, मतलब अभी हम क्या समझ रहे हैं कि फेज मॉड्यूलेटेड वेव कैसे जनरेट होता है, और अगर मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अगर इंटीग्रेटर थ्रू पास करूं तो यहाँ पे मुझे एफएम वेव मिलेगा, करेक्ट। तो वर्किंग देख लेते हैं, ये पूरा ये जो ब्लॉक है उसका वर्किंग देख लेते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोड्यूस्ड स्टेबल अनमॉड्यूलेटेड कैरियर विच इज अप्लाइड टू दी 90 डिग्री फेज शिफ्टर। ये 90 डिग्री फेज शिफ्टर को हमने अप्लाई किया है, एज वेल एज दी कंबाइनिंग नेटवर्क, है ना। कंबाइनिंग नेटवर्क मतलब ये वाला नेटवर्क, थ्रू दी बफर, बाय यूज ऑफ बफर। ओके, थ्रू दी बफर द 90 डिग्री फेज शिफ्टर प्रोड्यूस 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर। फेज शिफ्टर का काम क्या होता है, जो ओरिजिनल फेज है उसमें 90 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे मुझे 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर मिलेगा एट द आउटपुट ऑफ फेज शिफ्टर। ओके, एंड इट इज अप्लाइड टू द बैलेंस मॉड्यूलेटर अलॉन्ग विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर है, उसको हमने अप्लाई किया है बैलेंस मॉड्यूलेटर को अलॉन्ग विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ओके, सो एट द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर व्हाट वी विल गेट, मैंने अभी आपको बताया डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मिलेगा। वी विल गेट डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल विच इज द एएम सिग्नल विदाउट कैरियर। डीएसबी-एससी क्या है, बेसिकली एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव विदाउट कैरियर। ओके, तो बेसिकली what is DSB-SC, that is the
signal consists of only two side bands with their resultant in the phase with the 90 degree shifted carrier. करेक्ट। तो हमें दो साइड बैंड्स यहाँ पे मिलेगा और दो साइड बैंड एंड कैरियर को हम ये कंबाइनिंग नेटवर्क को देंगे एंड आउटपुट ऑफ द कंबाइनिंग नेटवर्क विल बी फेज मॉड्यूलेटेड वेव। करेक्ट। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे होता है ना, ये तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम में जो दिख रहा है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे फेज मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करता है तो उसको अब समझते हैं। ओके, उसको समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये फिगर है, ये फिगर थ्रू हम ये कैसे फेज मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करता है ये प्रोसेस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, दिस इज द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। करेक्ट। ओके, उसको हमने 90 डिग्री फेज शिफ्टर थ्रू पास किया तो ये 90 डिग्री फेज शिफ्टेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसके रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर है। करेक्ट। ओके, मतलब ये पॉइंट पे हमें 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर मिला जो हमने वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर है, वेक्टर। और एट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बैलेंस मॉड्यूलेटर विल बी टू साइड बैंड्स। ओके, ओनली टू साइड बैंड्स। तो आप देख सकते हो कि ये आउटपुट ऑफ द बैलेंस मॉड्यूलेटर है। ओके, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर फॉर्म में ये दो साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, ओके, और ये लोअर साइड बैंड है, और ये दोनों का ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का ये रिजल्टेंट वेक्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करो, ये यहाँ से हमें पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी, पूरा वर्किंग उसका यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये बेसिकली क्या है, हमारा DSBSC सिग्नल है, ये अपर साइड बैंड हो गया, ये लोअर साइड बैंड हो गया, और अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड का ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे है। ओके, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला हमें, उसको हम किसके साथ ऐड करते हैं, इसको कैरियर के साथ ऐड करते हैं यूजिंग कंबाइनिंग नेटवर्क। तो आप ये फिगर में देख सकते हो कि इसके साथ हमने कैरियर को ऐड कर दिया, तो ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है। देखो ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है। ओके, उसको हमने रिजल्टेंट के साथ ऐड कर दिया। तो अब देखो ये मेरा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर और ये मेरा रिजल्टेंट ऑफ द टू साइड बैंड। करेक्ट, ये दो साइड बैंड का रिजल्टेंट वेक्टर ये है, इसके साथ हमने अनमॉड्यूलेटेड कैरियर को ऐड कर दिया, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वेक्टर है। सो दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एंड रिजल्टेंट ऑफ द टू साइड बैंड्स। ये दो साइड बैंड का जो रिजल्टेंट है वो, और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का रिजल्टेंट वेक्टर ये है। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो आउटपुट यहाँ पे मिल रहा, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर, दो साइड बैंड का जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे मिला, उसको आपने कैरियर के साथ कंबाइन कर दिया। तो कैरियर के साथ कंबाइन किया तो हमें उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइनली ये मिला। ओके, और ये हमारा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो फाई है। वो कितना है बच्चों, फाई है। So two side bands and original carrier without any phase shift are applied to the combining network, and at the output of the combining network we get the resultant of the vector addition of the carrier and two side bands. तो ये पॉइंट पे हमें अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एंड ये दो साइड बैंड के रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हमें ऐसा मिल रहा है कुछ। करेक्ट, ये मेरा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, ये मेरा दो साइड बैंड का रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मुझे ये मिला, और ये मेरा फेज एंगल फाई है, ये मेरा फेज एंगल फाई है। अब इससे समझना है उसकी पूरी प्रोसेस वर्किंग। तो बच्चों जैसे जैसे में मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा तो ये साइड बैंड के एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होंगे, है ना, हमें पता है। ये सुनो, इन AM की याद करो, साइड बैंड के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। साइड बैंड के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद करो, m/2 EC max, है ना। साइड बैंड जो है USBN LSB, उसके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, m/2 EC max। तो ये m जो है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा
तो ये यूएसबी एंड एलएसबी के एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होंगे, और ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उनके रिजल्टेंट का भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो ये एंगल फाई भी इंक्रीज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब if the modulation index is increased, the amplitude of the sideband will increase and hence the amplitude of the resultant increase, and this will increase the angle phi made by the resultant with the unmodulated carrier। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया, बिकॉज जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे, EM by C, करेक्ट? यस और नो? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला याद करो, AM का, M इज इक्वल टू EM by C। EM क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मतलब आपने अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, ये सपोज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा तो ये जो यूएसबी एंड एलएसबी के एम्पलीट्यूड इंक्रीज होंगे, ये इंक्रीज होंगे एम्पलीट्यूड, और ये इंक्रीज होंगे तो उसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियसली एंगल फाई जो है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी और चेंज होगी। और ये क्या हुआ बच्चों अल्टीमेटली कि मैंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया तो अल्टीमेटली फेज एंगल चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फेज। और यहाँ पे फेज किसकी वजह से चेंज हुआ? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से। और इसको हम कौन सी मॉड्यूलेशन प्रोसेस बोलते हैं? फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फेज मॉड्यूलेशन हो गया। मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो पूरी ब्लॉक की जो प्रोसेस है वो ये पॉइंट पे हमें पीएम वेव, फेज मॉड्यूलेटेड वेव दे रही है। क्लियर? और वो भी देख लेते हैं कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिक्रीज हुआ, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिक्रीज होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिक्रीज होगा तो ये यूएसबी एंड एलएसबी के एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होंगे, करेक्ट? ये डिक्रीज होंगे तो उसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा, और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो ये फेज एंगल फाई जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर बना रहा है वो भी डिक्रीज होगा। ओके, सो एंगल फाई डिक्रीज विद द रिडक्शन इन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखो कि ये लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कहानी है, मतलब जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है उस टाइम पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, उस टाइम पे ये फेज भी डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये केस में जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये फेज एंगल फाई भी इंक्रीज हो रहा है। अल्टीमेटली ये दोनों केस में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के हिसाब से ये फेज वेरी होता है, और ये क्या है बच्चों? फेज मॉड्यूलेशन है। मतलब द रिजल्टेंट एट द आउटपुट ऑफ द कंबाइनिंग नेटवर्क इज द फेज मॉड्यूलेटेड वेव, हैंस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फिगर ऑपरेट एज अ फेज मॉड्यूलेटर। मतलब ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो एज अ फेज मॉड्यूलेटर काम कर रहा है, सिंपली एज अ फेज मॉड्यूलेटर काम कर रहा है। मतलब हमने क्या प्रूव किया कि ये जो कहानी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है ये ब्लॉक में, दैट एक्ट एज अ फेज मॉड्यूलेटर, ऐसा हमने प्रूव किया। अब हमें पता है कि फेज मॉड्यूलेटर को मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंटीग्रेटर थ्रू अप्लाई करूं तो वो एफएम देगा, वो तो हमने प्रूव मैथमेटिकली भी किया है, हमने डिस्कस भी किया है। तो अभी ये फेज मॉड्यूलेटर है, तो अगर मैं इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली अप्लाई करने की जगह पे इंटीग्रेटर थ्रू पास करके दूंगा तो मुझे यहाँ पे नैरो बैंड एफएम 100% मिलेगा। क्लियर हो गया? सो इन दिस वे वी विल एबल टू जनरेट एफएम वेव यूजिंग फेज मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेटर। तो ये पार्ट 1 क्लियर है। आई होप कि आपको ये पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। तो ये जो मैंने कहानी आपको बताई, मतलब ग्राफिकली मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया वो आई थिंक आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये फेज एंगल को चेंज कर रहा है, और दैट इज अवर पीएम। क्लियर? तो ये 100% पक्का है कि ये जो ब्लॉक है वो हमें फेज मॉड्यूलेटर है।
और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैं इंटीग्रेटर थ्रू पास करूंगा और फिर अप्लाई करूंगा इसको, तो ये मुझे 100% FM देगा, विच इज द नैरो बैंड FM। करेक्ट। तो ये पार्ट 1 क्लियर है। अब पार्ट 2 का देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में बच्चों क्या है, यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, मिक्सर एंड एम्पलीफायर, मतलब ये पोर्शन पे फोकस करना है। ये तो हमें FM यहाँ पे नैरो बैंड FM मिल गया है। अब ये क्या काम करता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चीज को सेपरेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो द FM सिग्नल प्रोड्यूस एट द आउटपुट ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर हैज लो कैरियर फ्रीक्वेंसी और लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी भी लो होगी FM सिग्नल की। सो दे आर इंक्रीज टू एन एडिक्वेटली हाई वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर एंड मिक्सर। So by use of this group of multiplier and mixer, we can achieve the adequate carrier frequency in FM wave and also high value of the modulation index. And after this process, whatever the signal generated at that point will be transmitted by the transmitting antenna. Okay, so this is how Armstrong method generates the FM signal. तो simple है। इसमें एक चीज मैं आपको कंक्लूड करूं, ये पूरी जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस की उसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आर्मस्ट्रांग मेथड में क्या होगा बच्चों, आपके पास एक फेज मॉड्यूलेटर होगा। करेक्ट। एंड बाय यूज ऑफ दिस फेज मॉड्यूलेटर वी विल जनरेट नैरो बैंड FM। यहाँ पे नैरो बैंड FM मिलेगा आपको। करेक्ट। लेट मी कंक्लूड इट। यहाँ पे आपको नैरो बैंड FM सिग्नल मिलेगा। कब मिलेगा, अगर मैंने ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंटीग्रेटर थ्रू पास करके दिया है तब। ओके, मैं इंटीग्रेटर थ्रू पास करूंगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो मुझे ये मेरा फेज मॉड्यूलेटर मुझे FM वेव देगा। ये मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल X ऑफ t है लेट से। ओके, एंड आउटपुट ऑफ दिस नैरो बैंड FM विल पास थ्रू द ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर एंड मिक्सचर टू अचीव द डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और ये फेज मॉड्यूलेटर कैसे वर्क करता है उसको भी हमने ग्राफिकली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि कैसे ये वैल्यू ऑफ फाई वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है, वो भी हमने यहाँ पे बाय यूज ऑफ दिस वेक्टर और फेजर डायग्राम वो हमने समझ लिया। ओके, बाय यूज ऑफ वेक्टर और फेजर डायग्राम वो भी चीज हमने अच्छे से समझ ली। करेक्ट। सो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया दैट इज आर्मस्ट्रांग मेथड फॉर FM जनरेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एंगल मॉड्यूलेशन इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।